मैंने कहा बुरा लगा होगा आपको कि आपको लोग कोसते हैं, क्योंकि मुकेश अग्निहोत्री सबसे बड़े गुनाहगार आज माने जा रहे हैं। आज सरकार चलाने का जिम्मा जो है सुखू जी के पास है। मैं जीवन के ऐसे दौर से गुजर रहा हूँ कि मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कोई जो है हमारे पे चढ़ाई कर दे आके। ओपीएस को ही वोट बैंक नहीं माना जा सकता, ओपीएस को सब कुछ नहीं माना जा सकता। कर्मचारियों से हमारा झगड़ा ही नहीं है। मैं अपनी पार्टी के लोगों को भी कहता हूँ, आप जो पूछना चाहते हैं सारा मेरे दिमाग में फिट है। अब जयराम 11,000 करोड़ रुपया नहीं देके गया कर्मचारियों का, उसको तो किसी ने कुछ नहीं कहा, वह लेकिन सवाल हमसे करते हैं। वही कहेंगे भाई साहब कि हमने भी वो पब्लिक इंटरेस्ट में लगाया है। पब्लिक इंटरेस्ट में कहाँ लगाया? सरकार के कोष का हालत देखो ना आप क्या है। 9,999 रुपए पे चेक रोक दे रही है आपकी सरकार। नेताओं का फेलियर रहा सर, अगर वो बात देखी जाए। बीजेपी और कांग्रेस की नालायकी रही है साझी तौर पर कि ऐसे संसाधन नहीं तैयार हुए। जयराम ठाकुर बता दें कि उसने अपने टाइम में प्रदेश में संसाधन अर्जित करने के लिए एक मीटिंग भी की हो 5 साल में। ओपीएस की सजा मानी जाए, और बिल्कुल ओपीएस की सजा है, और जानबूझ के किया जा रहा है। हिमाचल के साथ ये जो सलूक किया जा रहा है, कौन सा एचआरटीसी का मुलाजिम है जिसको तनख्वाह नहीं मिली? भाई साहब आपके महकमों को एक तरफ रख दें, बाकी भी तो महकमे है ना, आप तो परफॉर्म कर रहे हो, बाकी ओवरऑल सरकार की परफॉर्मेंस कहाँ पे है? फोटो छाप देंगे फटाफट से, मुकेश की बस बैठ गई। अरे मुकेश की बस बैठाने वाला अभी पैदा नहीं हुआ। ये जो सारी पब्लिक है, हमने मुकेश अग्निहोत्री अगर सत्ता में आते हैं, कांग्रेस सत्ता में आती है, तो ये बंदा कुछ ना कुछ करेगा। अब जो आप कर रहे हैं वो दब रहा है, जो आप कुछ नहीं दब रहा है। क्या बात दब रही है भाई साहब? मैं पूरे जो वादों का आसमान था उसकी बात कर रहा हूँ। बल्क ड्रग पार्क कहाँ से आया था कि मुकेश अग्निहोत्री को विधानसभा नहीं पहुंचने देना है? अब मौके पे जाके देखो ना, 100 करोड़ रुपए का पानी का काम हो चुका है। यहाँ धर्मशाला बैठे वादियों में ना चिल्लाते रहो। ऊना के जो हक थे वो उनको मिल रहे हैं। आपने एक टाइम फिक्स करा कि बाकायदा इतने बजे से इतने बजे तक कोई टिप्पर सड़क पे नहीं उतरेगा। बाकी लोग या सरकार इस मुद्दे पे क्या कर रही है? अगर मुकेश अग्निहोत्री कर सकता है तो बाकियों के लिए क्या तकलीफ है यहाँ पर? ना तो मैं किसी से डरता हूँ, ना मैं दबने वाला हूँ। किसी से डर के बयान दे रहा हूँ। मैं साथ अगर मुकेश अग्निहोत्री टाइगर हो सकता है तो बाकी क्या टूथलेस टाइगर हैं? आ जाएगा हमारी दाढ़ के नीचे तो रगड़ देंगे। रोजगार के मुद्दे पे भी भरोसा युवाओं ने आपके ऊपर किया था, और अब आरोपों की जो एक लाइन है वो आपके ऊपर भी आ रही है। तो ये इतनी ज्यादा डिले क्यों, और आपकी तरफ से आज तक कमीशन क्यों नहीं? उसके एक भी कमीशन नहीं निकाला जा रहा है भाई साहब। पत्रकार तो है नहीं, कहीं भी फंस जाओ जाके। लेकिन टांगे हुए हैं 46 लोग अंदर कर दिया, और आप क्या चाहते हैं कि मैं भी साथ चले जाऊं? जो बेरोजगार हैं वो टंगे हुए महसूस कर रहे हैं। नई कमीशन नहीं है कि 1 महीने में कर देंगे। कल हमने मीटिंग की है। अगर मैं उसी लोगों की आम जुबान में आऊं, कहां कहां जान दोगे आप? हाँ, तो जब आपको पता है तो मेरे पीछे क्यों पड़े हो? अभिवादन स्वीकार करें उदय पठानिया। और आज मेरे साथ हैं वो हस्ती जिन्हें लोग अहम पद पर होने के बावजूद कोसते हैं और ये कहते हैं कि बेवफा सनम हो आप, क्योंकि आपकी जो बात थी उस पर हमने भरोसा किया था। और आज हो क्या रहा है? तो आज वो जो शख्सियत हैं वो हैं उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, और लोग इन्हें ही कोसते हैं। सीधा इनके पास जा रहा हूँ। भाई साहब नमस्कार। धन्यवाद। मैंने कहा बुरा लगा होगा आपको कि आपको लोग कोसते हैं कि मुकेश अग्निहोत्री आपके कहे पे विश्वास किया, आपने जब जो ऐलान किए थे उनके ऊपर विश्वास किया। आज हमें क्या मिल रहा है? क्योंकि मुकेश अग्निहोत्री सबसे बड़े गुनाहगार आज माने जा रहे हैं। ऐसा है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, और सरकार बनाने के लिए मेरे को जिम्मा था। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन था, तो उस समय जो मेरी भूमिका थी उसका मैंने निर्वहन किया। आज सरकार चलाने का जिम्मा जो है सुखू जी के पास है। तो नीतिगत फैसले जो है उस स्तर पे होने हैं, लेकिन प्रदेश में उप मुख्यमंत्री होने के नाते जो भी बातें हमने कही हैं उससे हम कोई पीछे हटने वाले नहीं हैं। नहीं, हट भी नहीं रहे, इस चीज़ से भी इनकार नहीं किया जा सकता। और विशेष तौर पे मेरा ये मानना है कि जो ऐलान हमने किए हैं और जिन गारंटियों की बात हमने की थी विपक्ष के नेता होने के नाते, वो कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में शामिल है। और उसको किस ढंग से इम्प्लीमेंट करना है
तो हम उसमें लगे हुए हैं और हर जगह पे, चाहे वो हमारी हाई कमान है, चाहे हमारा मंत्रिमंडल है, चाहे हमारी अफसरशाही है, जिस भी स्तर पे इनका रिड्रेस करना है। हमने कहा था ओपीएस देंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे, हमने ओपीएस दी आपके सामने। अब ओपीएस किसने बंद की? पहले तो ये बात है कि ओपीएस जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बंद की। उसके बाद राजा साहब ने बंद की यहाँ पर सबसे पहले प्रदेश स्तर पे। आप सुनिए, इसकी एक कहानी है जी। ओपीएस जो है, ओल्ड पेंशन स्कीम बंद करने का फैसला अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया और पूरे देश में बंद की गई और राज्यों को उसमें विवश किया गया कि अगर आपको केंद्रीय ग्रांट्स लेनी है तो आप इन पेंशन को बंद करो। उसके बाद मोदी जी अब जब केंद्र में हैं और उन्होंने भी स्पष्ट ऐलान कर रखा है कि ओपीएस नहीं देंगे। उनके का बीजेपी शासित किसी राज्य में ओपीएस नहीं दी जा रही है। आप सोचो कि जब जिस बात के लिए मोदी जी इनकार कर रहे हैं, जिस बात को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नकार दिया, उसको हिमाचल प्रदेश में हमने अडॉप्ट किया जी। हम अगर, और यही नहीं कि हमने घोषणा की थी, हमने उसको अडॉप्ट किया और हमने उसको लागू किया। और मैं आज भी आपको कह देता हूं, जो आप हमें कोसने की बात कर रहे हैं, प्रदेश के कर्मचारियों को भी मैं आगाह करना चाहता हूं कि भाजपा की सरकार अगर किसी दिन प्रदेश में बनती है तो सबसे पहले प्रदेश में ओपीएस बंद होगी, कर्मचारियों की पेंशन बंद होगी। ये स्पष्ट है। तो इसलिए ओपीएस को ही वोट बैंक नहीं माना जा सकता, ओपीएस को सब कुछ नहीं माना जा सकता। ऐसा है कि पत्रकार हमेशा से एक उत्तेजित वर्ग है। हम तो आपके चल रहे हैं सर। नहीं, उत्तेजित वर्ग है। आपको ये लगता है कि ओपीएस जो है कोई छोटा मसला नहीं है ये, कि आप उसको जो है एक लाइन में चलता कर दो। ओपीएस के बड़े फार रीचिंग इम्पैक्ट्स हैं जी, वो तो है। आने वाले समय में अरबों रुपए का भुगतान इसमें होना है। अभी भी 7,000 से ज़्यादा कर्मचारियों को ओपीएस दी जा चुकी है। तो इसलिए ओपीएस के बदले जो केंद्र ने हमारा पैसा देना था, जो सेंटर में पड़ा 10,000 करोड़, वो पैसा तो नहीं आया, लेकिन इसके बावजूद हमने लागू की। और उसके बाद इसीलिए मैंने कहा कि हम हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के साथ बेस्ट ऑफ रिलेशन चाहते हैं। कर्मचारियों से हमारा झगड़ा ही नहीं है। मैं अपनी पार्टी के लोगों को भी कहता हूँ, आप सुनिए, आप जो पूछना चाहते हैं सारा मेरे दिमाग में फिट है। आप क्या चाहते हैं, आप क्या बोलना चाह रहे हैं, और वो मेरे पास है सारा। पत्रकारिता के गुरु हैं आप। मैं बिना बोले नहीं भाग रहा हूँ। हैं, आपकी बात का जवाब देके जाऊंगा। और उसमें ये है कि जो मसले हैं, पहली बात तो यह है कि हम कर्मचारियों से बेहतरीन संबंध चाहते हैं। ठीक है, कुछ इश्यूज हैं, कर्मचारियों के इश्यूज हैं, वो क्या कोई तनख्वाह के मसले हैं, कोई पेंशन के मसले हैं, कोई डीए के मसले हैं, कोई एरियर्स के मसले हैं। अब जयराम 11,000 करोड़ रुपया नहीं दे के गया कर्मचारियों का, उसको तो किसी ने कुछ नहीं कहा कि कर्मचारियों का 11,000 करोड़ रुपया क्यों नहीं दिया, एरियर्स क्यों नहीं दिए, डीए क्यों नहीं दिए। वह लेकिन सवाल हमसे करते हैं। जयराम जी अपने समय में जो है लगभग 70,000 करोड़ से 75,000 करोड़ के आसपास का कर्जा छोड़ के गए। उसके बाद जो है 11,000 12,000 करोड़ रुपया कर्मचारियों का दे के नहीं गए। अब स्थिति का आप कहते हैं कि जी कांग्रेस सरकार ने कर्जा लिया, कहाँ गया पैसा? आप बार बार सवाल पूछते हैं कि पैसा कहाँ गया। अरे भाई, 12,000 करोड़ रुपया जो जयराम वगैरह ने कर्जा लिया, उसका मूल वापस किया हमने, 12,000 करोड़ रुपया। अच्छा, पिछले इसमें 12,000 करोड़ उन्होंने जो कर्जा लिया, उसका पैसा वापस का किसने करना? आपका पैसा वो वापस करेंगे। उन्होंने क्या किया बताए ना। हमने 12,000 करोड़ रुपया मूल वापस किया, 8,000 करोड़ रुपया उसका इंटरेस्ट वापस किया। तो 20,000 करोड़ रुपया तो हम 2 साल में वो वापस कर चुके हैं, जो कर्जा, जो इनके पाप की कमाई जो है, हम जो है वापस लौटा रहे हैं। तो सवाल ये पूछते हैं कि ये पैसा कहाँ गया? ये भी वही कहेंगे भाई साहब कि हमने भी वो पब्लिक इंटरेस्ट में लगाया है। पब्लिक इंटरेस्ट में कहाँ लगाया? सरकार के कोष का हालत देखो ना आप क्या है। 9,999 रुपए पे चेक रोक दे रही है आपकी सरकार। के कोष के हालात आप क्या समझते हैं कि हमने ये हालत बनाई थी? हम तो अभी आए थे।
हमारे आने तक तो जो है कोष में जो है ताले लगे हुए थे, लेकिन इसके बावजूद जो है अब रोजाना बयान दे देते हैं कि एचआरटीसी के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली। मुझे बताओ किस कर्मचारी को तनख्वाह नहीं मिली? मुझे बताओ किस कर्मचारी को पेंशन नहीं मिली? कौन सा एचआरटीसी का मुलाजिम है जिसको पेंशन नहीं मिली? कौन सा एचआरटीसी का मुलाजिम है जिसको तनख्वाह नहीं मिली? और भाई साहब, आपके महकमों को एक तरफ रख दें, बाकी भी तो महकमे है ना, आप तो परफॉर्म कर रहे हो, बाकी ओवरऑल सरकार की परफॉर्मेंस कहाँ पे है? सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जब सरकार बन जाती है सबका अपना अपना उत्तरदायित्व है जी। हर मंत्री अपनी परफॉर्मेंस करेंगे, हर मंत्री अपनी परफॉर्मेंस करेंगे जी। और अपने अपने विभाग को आगे चलाएंगे। लेकिन पथ परिवहन निगम की मैं आपको बात बताऊं कि 5 लाख लोगों को रोज अपने घर पे छोड़ती है ये पथ परिवहन निगम। 3200 बसें हैं, 5 लाख लोगों को घर पे छोड़ती है। ना यहाँ पे रेल सफर है, ना यहाँ पे हवाई सफर है, ये बसें ही हैं जो लोगों को घर छोड़ती है। और हर बंदे को जो है घर आंगन तक छोड़ के जा रही है। और जब बसें चलेंगी, 3200 बसें चलेंगी, कोई बीच में एक खराब हो गई, किसी ने धुआं छोड़ दिया कि कोई किसी का जो है क्लच प्लेट बैठ गई या किसी का टायर पंचर हो गया, फोटो छाप देंगे फटाफट से, अच्छा मुकेश की बस बैठ गई। अरे मुकेश की बस बैठाने वाला अभी पैदा नहीं हुआ। ये सारी वास्ता किने करानी नहीं क्या, ये जो सारी पब्लिक है, हमने पब्लिक की सेवा की है। ये तो कुदरत की मार है कि मेरी पत्नी का देहांत हो गया, तो मैं जो है जीवन के ऐसे दौर से गुजर रहा हूं कि मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कोई जो है हमारे पे चढ़ाई कर दे आके, ऐसा भी नहीं है। ओवरऑल जो आपके तेवर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं कि लोगों को ये भरोसा था चुनावों से पहले कि मुकेश अग्निहोत्री अगर सत्ता में आते हैं, कांग्रेस सत्ता में आती है, तो ये बंदा कुछ ना कुछ करेगा। अब जो आप कर रहे हैं वो दब रहा है, जो आप कुछ नहीं दब रहा है। क्या बात दब रही है? अभी 1000 बसें खरीद रहा हूँ मैं, एचआरटीसी में डाल रहा हूँ मैं। भाई साहब, मैं पूरे जो वादों का आसमान था उसकी बात कर रहा हूँ। ऐसा है ना, वायदों का ये है, जब मैंने कहा है कि महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाएंगे, ये मेरा वायदा है इलेक्शन का। हमने उसकी अपने जिला में जो है पैसा डलवाना शुरू किया, 4500 रुपया एक बार सारा डलवाया। अभी फिर से 12 हज़ार रुपये महिलाओं को डलवा रहे हैं। ठीक है, एक बड़ा वायदा है, उसको पूरा करना है। लेकिन हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि हम पैसा नहीं देंगे महिलाओं को। ये तो वो दुष्प्रचारक हैं जिन्होंने देना नहीं। बीजेपी वाले क्या किसी महिला को चुवानी देंगे? वो तो हमारा तो ऐलान है कि हम देंगे, हम वो करके हटेंगे जी। और ऐसे जो हमने कहा है कि हम 300 यूनिट बिजली को मुफ्त देंगे हम आने वाले टाइम में, उसके लिए पॉलिसीज बना रहे हैं। हिमाचल प्रदेश ऐसा राज्य है जिसकी आय के कोई साधन नहीं है। जब हिमाचल बना था तो उस समय भी पता था कि हिमाचल की इनकम के कोई साधन नहीं है, और ये पता था कि उस समय भी ये केंद्र की बैसाखियों पे चलेगा। अब केंद्र की सरकार जो है हिमाचल प्रदेश की मदद नहीं करना चाहती, ये तो स्पष्ट है। अब प्रदेश की इनकम के साधन क्या है? शराब से इनकम है। हमने शराब को इनकी तरह जो है शराब के ठेके रिन्यू तो नहीं किए, हमने आपके सामने जो है ठेकों की नीलामी की। पिछले साल के ठेकों की नीलामी से 600 करोड़ रुपए की इनकम हुई है। इनके 4-5 साल में 400 करोड़ रुपया ठेकों शराब के ठेकों से आया। हमारे 1 साल में 600 करोड़ रुपया आया जब हमने ठेके नीलाम किए। क्योंकि हमारे हम संसाधन तो अर्जित कर रहे हैं ना हम। अच्छा, दूसरा कौन सा साधन है? पेट्रोल डीजल से आए होगी प्रदेश की। दूसरा साधन ये है कि पेट्रोल डीजल बिकेगा, बैट से पैसा आएगा। और तीसरा ये है कि पन बिजली प्रोजेक्ट्स जो है उनसे जो हमारी 1.5-2 हज़ार करोड़ रुपए की इनकम है वो है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में इनकम का साधन क्या है? ये नेताओं का फेलियर रहा सर, अगर वो बात देखी जाए। बीजेपी और कांग्रेस की नालायकी रही है साझी तौर पर कि ऐसे संसाधन नहीं तैयार हुए। ये पिछले दौर की बात भी कर रहा हूँ। अब ऐसा है ना कि प्रदेश में आय के साधन तो सर्जित, जयराम ठाकुर बता दें कि उसने अपने टाइम में प्रदेश में संसाधन अर्जित करने के लिए एक मीटिंग भी की हो 5 साल में। हाँ, कोई एक मीटिंग की थी? कभी सोचा भी था कि प्रदेश को पैसा जो अर्जित करने के लिए क्या चाहिए? पता था कि हमारी सरकार केंद्र में बैठी है, हमें दे देगी। कांग्रेस की सरकार के आसार केंद्र में नजर नहीं आ रहे। ऐसा है कि इन्होंने प्रदेश की बीजेपी जो है हिमाचल के हितों के खिलाफ काम कर रही है। हिमाचल प्रदेश के कर्ज लेने की सीमा जो है उस पे कैप लगा दी गई है कि आप कर्जा नहीं लेंगे। ये जो हमने गारंटियां दी है
बीजेपी चाहती है कि ये पूरा ना हो, इसलिए उन्होंने कहा कि कर्जा नहीं आप लेंगे, वो कैप लगा दी गई। फिर उसके बाद दूसरा मसला ये है कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो आरडीजी जो है, जो केंद्र से आती है, वो इनके समय में 11,000 करोड़ आ रही थी, हमें अगले साल 3,000 करोड़ मिलनी। 8,000 करोड़ रुपए का ये बहुत बड़ा खतरा है आपके सामने। और थर्डली जो है, जो टैक्सेस से इनकम है जी, वो जो है 10 तारीख को जाके आती है, आरडीजी जो है 5 तारीख को लेके आती है। लेकिन इसके बावजूद हमने तनख्वाह टूटने तो नहीं दी है, तनख्वाह तो अभी तक तो चली है, लेकिन शोर मचा रहे हैं। अब ये बात नहीं करते कि जी इनको जो है, इनको फॉरेन फंडिंग पे कैप लगा दी गई कि आप विदेश की जो एजेंसियां जो हमें पैसा देना चाहती हैं उस पे कैप लगा दी, कर्जे लेने पे कैप लगा दी। ओपीएस की सजा मानी जाए, और बिल्कुल ओपीएस की सजा है, और जानबूझ के किया जा रहा है हिमाचल के साथ ये जो सलूक किया जा रहा है। तो ये चाहे जो मर्जी करे, हम लगे हुए हैं अपने हिसाब से कि किस ढंग से हमें अपने लोगों को सर्व करना है, किस ढंग से हमने डेवलपमेंट को आगे ले जाना है। और जैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, मैं अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो इनके टाइम में जो बल्क ड्रग पार्क की बात जो करते थे, बल्क ड्रग पार्क कहाँ से आया था कि मुकेश अग्निहोत्री को विधानसभा नहीं पहुंचने देना है, उसके लिए एक ऐलान कर दिया, उल्टा पड़ गया। लेकिन दाव उल्टा पड़ गया और हम पहले से भी डबल मार्जिन से जीते। अब ये है कि इन्होंने कहा था कि पूंजीपति बनाएंगे बल्क ड्रग पार्क, हमने कहा पूंजीपति नहीं बनाएंगे, सरकार बनाएगी। अब सरकार दे रही है 1,000 करोड़ रुपया। अब मौके पे जाके देखो ना, 100 करोड़ रुपए का पानी का काम हो चुका है। यहाँ धर्मशाला बैठे वादियों में ना चिल्लाते रहो, वादी चिल्लाहट की बात मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा काउंटर कर रहा हूँ भाई। आपने खनन के ऊपर बात करी, मैं उसी चीज पे आ रहा हूँ। ऊना का जो हक थे वो उनको मिल रहे हैं। आपने एक टाइम फिक्स करा कि बाकायदा इतने बजे से इतने बजे तक कोई टिप्पर सड़क पे नहीं उतरेगा। कांगड़ा भी सीमांत जिला है, हमीरपुर में भी खनन है, कोई प्रदेश का ऐसा हिस्सा नहीं है। बाकी लोग या सरकार इस मुद्दे पे क्या कर रही है? अगर मुकेश अग्निहोत्री कर सकता है तो बाकियों के लिए क्या तकलीफ है? यहाँ पर बड़ा स्पष्ट स्टैंड है। बाकियों का स्टैंड क्यों नहीं भाई? आपको बताऊं, 25 साल की राजनीति के बाद, 25 साल एमएलए रहने के बाद, ना तो मैं किसी से डरता हूं, ना ही मैं दबने वाला हूं। है ठोक बजा के जो है अपनी बात कहने में हम जो है हमेशा से जाने जाते हैं प्रदेश की राजनीति में। अगर कहते हैं कि जी मुकेश ने पब्लिकली बयान दे दिया माइनिंग को लेके, माइनिंग को बयान दे के मैं किसी से डर के बयान दे रहा हूँ? मैं सार्वजनिक तौर पे बयान दे रहा हूँ कि मैंने ऊना जिला के लिए कर दिया कि वहाँ पे 7 से 10 बजे तक टिप्पर नहीं चलेगा, 5 से 8 बजे तक टिप्पर नहीं चलेगा जब लोग चलते हैं। अब मैं उसी चीज नहीं, हमने सार्वजनिक तौर पे दिया। कहते हैं कि जी मुकेश अग्निहोत्री अखबारों में दे रहा है। भाई मैं कैबिनेट में भी बोलता हूँ, मैं जो है पब्लिक में भी बोलता हूँ, मैं सरकारी मीटिंग में भी बोलता हूँ। मैंने तो लिख के भी भेजा है, मैंने तो लेटर भी भेजा है डिप्टी कमिश्नर को और एसपी को, रिटर्न में डायरेक्शंस दी हैं कि आप यहाँ पे माइनिंग को कंट्रोल करो। क्योंकि ऐसा है कि हमने अगर वहाँ डेवलपमेंट कराई है, 1500 करोड़ रुपए का स्वां चैनलाइजेशन करवाया, और उसके बाद वहाँ पे ब्रिजेस बने हैं, वहाँ पानी की स्कीमें बनी हैं, वहाँ का कॉलेजेस बने हैं, टोबे तालाब बन रहे हैं। अगर वो चीज़ें बनी हैं तो माइनिंग से उनको तबाह थोड़ी होने दिया जाएगा। तो जो हमारा जिम्मा है, आज मैं एमएलए हूँ, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा। मैं इस लाइन पे मैं थोड़ा सा क्लोजर पे आ रहा हूँ। अगर मुकेश अग्निहोत्री टाइगर हो सकता है तो बाकी क्या टूथलेस टाइगर हैं? उनसे नहीं बोला जा सकता कि खनन आम आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है? नहीं, देखिए चिट्टे पे आपके ज्यादातर के मुंह सिले हुए हैं। चिट्टे को लेके हमारा बड़ा स्पष्ट स्टैंड है। आपका है, बाकियों का कहाँ है? कहते हैं कि चिट्टे को लेके, नशे के खिलाफ हमने कैंपेन चलाया है। मैं तो गवर्नर साहब को भी ऊना लेके आया था। हम लगातार बोल रहे हैं कि चिट्टे वालों को जो है सलाखों के पीछे पहुंचाओ, जो भी है, अगर ऑफिसर उसमें शामिल हैं उनको भी जो सजा देनी है वो दो। हमने विधानसभा के अंदर कहा कि चिट्टे को लेके कोई भी एमएलए जो है किसी थाने में फोन नहीं करेगा। हमारा संकल्प है। एमएलए फोन करते होंगे? ऐसा है कि अगर इस पैमाने पे चिट्टा किन्नौर तक पहुंच गया, ट्राइबल तक पहुंच गया, दूर दराज दुर्गम इलाकों पे पहुंच गया। अब वो बात चली गई जब कहते थे जी ऊना में चिट्टा है, नूरपुर में चिट्टा है, या पौंटा साहब में चिट्टा है, या नालागढ़ में। अब तो पूरी दूर दराज वादियों में चिट्टा है। तो उसको रोकने के लिए कदम तो उठाने हैं। क्या उसकी बात ना करें, फिर कैसे रुकेगा? आप क्या चाहते हैं कि चिट्टे की बात ना की जाए? आप क्या चाहते हैं माइनिंग की बात ना की जाए? आप क्या चाहते हैं? क्यों
मेरा बड़ा स्पष्ट स्टैंड है कि पीपल नहीं कटने देंगे। हाँ। मेरा बड़ा स्पष्ट स्टैंड है बड नहीं कटने देंगे, आम के पेड़ नहीं कटने देंगे। हाँ, जो कोई काटेगा आ जाएगा हमारी दाढ़ के नीचे तो रगड़ देंगे। चलिए, मैं आता हूं दूसरे मुद्दे पे, रोजगार के मुद्दे पे भी भरोसा युवाओं ने आपके ऊपर किया था और अब आरोपों की जो एक लाइन है वो आपके ऊपर भी आ रही है, लेकिन आपने एक बात तो ताल ठोंक कर कही है कि जितने भी कोड है मैं उनको क्लियर करवाऊंगा। तो ये इतनी ज्यादा डिले क्यों, और आपकी तरफ से आज तक कमीशन क्यों नहीं, उसके एक भी कमीशन नहीं निकाला जा रहा है भाई साहब? नहीं, ऐसा है ना कि सरकार में कोई डिसिप्लिन होता है। सरकार में हर आदमी कोई पत्रकार तो है नहीं, कहीं भी फंस जाओ जाके। आज गुरुजी मेरी क्लास लगाने के मूड में पत्रकारिता भी। अब सरकार में हर चीज की कोई मर्यादाएं हैं, कोई मूल्य है। अब मैं उस कमेटी का अध्यक्ष हूं जिसने फैसला करना है कि जिन लोगों ने टेस्ट किए हैं, मैंने कहा है कि 1 महीने के अंदर रिजल्ट निकाल देंगे। हालांकि मुझे मालूम है कि जो किया जा रहा है उसमें काफी कुछ सही नहीं है, क्योंकि पेपर बिके हिमाचल प्रदेश में, पुलिस के पर्चे बिके। उसके बाद जो है ये जो कोड जो है विवादित कोड है, इसमें जो है पैसा लिया गया है। इसमें सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड के अफसर जिम्मेवार हैं, वहां के कर्मचारी कुछ कर्मचारी जिम्मेवार हैं। लेकिन टांगे हुए हैं, 46 लोग अंदर कर दिया। और आप क्या चाहते हैं कि मैं भी साथ चले जाऊं? जो बेरोजगार हैं उन वो टंगे हुए महसूस करें, नई कमीशन नहीं है। 46 लोग जो है जेल में भेजे जा चुके हैं। आप वो तो रिपोर्ट कर नहीं रहे हैं। वो तो कर रहे हैं। हम जब से शुरुआती दौर में बहुत खुश थे, ये भी सच्चाई है कि यूथ बहुत खुश था। सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड भंग किया गया, 46 लोगों को जेल में डाला गया। अब जो है यूथ जो कह रहा है कि जी हमारा क्या कसूर है कि हेरा फेरी हुई, हमारा क्या कसूर है, हम उसके लिए लिबरल ओपिनियन लेके उनके रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हैं। मैंने कहा था बिलासपुर की रैली में कि 1 महीने में कर देंगे। कल हमने मीटिंग की है, सारा रिकॉर्ड मंगा भाई बिलासपुर की रैली से आपने मेरे को याद दिला दिया कि वहां पे वो मुकेश अग्निहोत्री नजर आया था जो पिछले 5 साल नजर आते रहे थे। अब लोग फिर अगर आपको उसी तरीके से आपको कोई दुर्भावना से नहीं कोसते हैं, वो इसलिए कोसते हैं कि मुकेश अग्निहोत्री हमने आप पे भरोसा किया था। अब अचानक कुछ मसलों पर अगर आप साइलेंट मोड पे चले जाते हैं तो इसकी वजह क्या है? नहीं, ऐसा है कि हर व्यक्ति की अपनी मजबूरियां होती हैं। आप सिर्फ जो है हर समय हर वक्त हर आदमी को एक ही स्पिरिट में नहीं ले सकते। किसी समय मैं विपक्ष की भूमिका में था, विपक्ष के नेता की भूमिका अलग थी। जब अब मैं उप मुख्यमंत्री की भूमिका अलग भूमिका है, तो इसलिए जो मुझे दायरे में लेके मर्यादाओं में रह के जो काम करने हैं वो मुझे करने हैं। लेकिन मैंने आपको ये कहा है कि जो अब IPH में जितनी भर्तियां हो रही हैं, 10,000 लोग भर्ती हो रहे हैं। 10,000 अकेले से भाई बाकी जगह भी चाहिए। नहीं तो सारे आपने कर्णा मुल्क के आधार पे भी पहले नौकरी दी थी। कर्णा मुल्क में दी। हमने ट्रांसपोर्ट में कंडक्टर कमीशन के थ्रू रखे हैं। कंडक्टर किसी ने नहीं रखे होंगे कमीशन के थ्रू। 350 कंडक्टर रखे, कमीशन से रखे। अकेला मुकेश अग्निहोत्री, अगर मैं उसी लोगों की आम जुबान में आऊं, कहां कहां जान दोगे आप? हाँ, तो जब आपको पता है तो मेरे पीछे क्यों पड़े हो? गुरुजी जाना के ही नहीं। बट जो कुछ भी आपके सवाल थे मैंने यहाँ पर इनके साथ रखे हैं, सारी चीजें रखी हैं, तो शायद कहीं ना कहीं मुकेश भाई ने भी अपनी मजबूरी का जिक्र किया है। आप लोग फिक्र कर रहे हैं तो जिक्र ये भी करें। जाते जाते भाई, एकदम से कमीशन कब हो जाएगा बच्चों का? नहीं, अब तो शुरुआत हो गई ना। अब ये तो 1 महीने के अंदर रिजल्ट आ जाएंगे। और उसके बाद जो है मेरे डिपार्टमेंट्स में मेरी कोशिश है कि भर्तियां रेगुलर की जाए। रोजगार वाले उप मुख्यमंत्री पहले उप मुख्यमंत्री रोजगार वाले होंगे, आप ये माना जाए? हमारे तो किसी भी डिपार्टमेंट में आप देख लो, जब भर्ती हो रही है, मुख्यमंत्री आप पूरी सरकार के हैं सर, पूरे में ही कर रहे हैं। अगर शिमला में रोपवे कौन बना रहा है? 2.25 करोड़ रुपए का है, 2,000 करोड़ रुपए का रोपवे है, उस पे आपकी नजर नहीं चलती। हरोली में एक ईंट भी लगती है, आप कहते हैं उप मुख्यमंत्री तो हरोली में लगा हुआ है। तो उप मुख्यमंत्री हरोली में, जिस हरोली ने उसको 5 बार पहुंचा दिया हिमाचल प्रदेश विधानसभा के, लोग एक बार MLA बनने के लिए तरसते हैं। बाकी तमाम सुविधाएं किसी चीज से सीख लेंगे, अपनी कंस्टिट्यूंसी के लोगों के साथ रहने पड़ता है। आगे बोलो। जिस हरोली ने मुझे 5 बार पहुंचाया, तो आप क्या सोचते हैं कि उसको मैं छोड़ दूं? नहीं, मैंने तो वो बात ही नहीं की सर। बार ये बात आती है कि हरोली में, ये आपके विरोधी लाते होने, मैं नहीं लाता। ठीक है, हरोली के लोगों ने जिताया, हरोली का राइट है। अगर मैं जब बना था उसमें वहां एक भी कॉलेज नहीं था, आज 3 डिग्री कॉलेज है, आज वहाँ लॉ कॉलेज है, आज वहाँ नर्सिंग कॉलेज है, आज वहाँ IIIT है, आज वहाँ जो है जो हमारा
दूसरे 33 सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं, तो ब्रिजेज हैं, हिमाचल का सबसे बड़ा पुल है, दूसरा पुल सबसे बड़ा जो है 60 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। तो कोशिश हमारी चल रही है। ये जो इस वक्त मुकेश भाई बोल रहे हैं ना, ये तमाम जो लीडर्स हैं बीजेपी कांग्रेस के, है किसी में इतना दम जिस तरह से तार ठोक के बोल सके आगे? नहीं, तो ये काम जो है, अगर हरोली में आज अंदर चल रहा था, आज बीजेपी के लोग कह रहे थे कि हरोली में पानी के एक्सीएन का दफ्तर खोल लिया। अरे भाई, मैंने बिजली का भी खोला, एक्सीएन का दफ्तर, पानी का भी खोला, सड़क का भी खोला, कोई और भी खोलना होगा वो भी टाल ठोक के खोलूंगा, किसी से पूछने नहीं जाऊंगा। ताल ठोक के अब प्रदेश के युवा वर्ग को भी कुछ बोल दो, फिर मेरी जाएंगे। हम प्रदेश के युवाओं के साथ हैं, हम उनकी नौकरियों के लिए बंदोबस्त करेंगे। हम प्रयास कर रहे हैं। सरकार में हर चीज एक ही समय में नहीं हो जाती, हर चीज का कोई समय होता है। ये इन्होंने तो ऑपरेशन लोटस किया था, सरकार गिरा दी थी, लेकिन हमने सरकार आपके सामने बचा ली। यहीं आने लगा था मैं, हमने बचा लिया। हम उस समय भी 40 थे, आज भी 40 थे। साई में कितने होने भाई? नहीं, आपके सामने होगा। अभी आप जो बड़े खुश हो रहे हैं ना, ये मुर्गे नचा रहे हैं, समोसे नचा रहे हैं, मैं इस बात आपको भी साथ में नचाएंगे। चलो, तो ये थे उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री। जिंदा दिल इंसान हैं। जो यूथ है अनएम्प्लॉयड, उसके ऊपर भी इन्होंने अपनी बात रखी है। तो अपनी राय जरूर दीजिएगा कि अगर मुकेश अग्निहोत्री अलग हैं या इसी जो नेताओं की भीड़ है इसका ही हिस्सा है, या फिर कोई नया इतिहास ये रचेंगे। धन्यवाद। भूषण ज्वेलर्स लेकर आया है आपके लिए फेस्टिव बोनैंजा की ये धमाकेदार स्कीम। आप भी जीत सकते हैं 3 गाड़ियां, 5 स्कूटी और अन्य ढेर सारे इनाम। आज ही विजिट करें भूषण ज्वेलर्स सोलन।